माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ओके, और इसके बाद में हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और भी कई टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो आप अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखना, ठीक है। यू नो दैट इन आवर प्रीवियस क्लास हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के अबाउट पढ़ा था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बिल्कुल इजी था, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। उसमें हमने देखा था कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हमेशा या तो रेस्ट पे ही रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, राइट। बट जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसमें बात आएगी एक्सटर्नल फोर्स की। हम कोई भी एक बॉडी है उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मोमेंटम। मोमेंटम जब भी मैं बोलूं तो आप, ये हम लीनियर मोशन की बात करें, यहां सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। और p से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो, न्यूटन सेकंड लॉ को समझने से पहले हम एक छोटी सी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सपोज करो कि मेरे पास में एक मास है m, और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, राइट। तो इस मतलब कोई एक मास है m जो u इनिशियल वेलोसिटी इससे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना बनेगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p, और वो निकालने के लिए आपको m और u, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। आपने कर दिया, इनिशियल कंडीशन है तो इसका मोमेंटम को मैंने बोल दिया p1, राइट। फिर मैंने क्या किया, इस मास पे मैंने कुछ फोर्स एक्सर्ट कर दिया। मैंने इस पे कोई धक्का लगा दिया या पीछे की तरफ खींच दिया, मैंने इसको पुश किया, पुल किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब सपोज करो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, मैंने इसी डायरेक्शन पे इस पे एक पुशिंग फोर्स, मैंने इस पे एक पुश लगा दिया, एक फोर्स लगा दी। तो अब क्या होगा, इस बॉडी का मास तो वो ही रहेगा, मास तो एज इट इज रहेगा, बट इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पहले से। ऑब्वियस सी बात है, पहले u थी तो अब v हो जाएगी, ज्यादा ही होगी, कम तो होने से रही। आपने पुशिंग फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगा दे तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वेलोसिटी कम हो जाए, राइट। सो अब इस कंडीशन में, इन दिस फाइनल सिचुएशन, ये कब है? जब आपने इस पे फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगाया? F, राइट। तो अब इसका मोमेंटम कितना होगा? इस बॉडी का मास, इसकी वेलोसिटी, और ये मिल गया मोमेंटम। अब मोमेंटम हो गया m into v। ये फाइनल कंडीशन है, इसको मैं P2 से दिखा देता हूं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इस बॉडी का इनिशियली मोमेंटम कितना था? P1, फाइनली मोमेंटम कितना है? P2। और मोमेंटम चेंज हुआ ना? यस, P1 से P2 हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कैसे, क्यों हुआ? व्हाट वाज द कोर रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज आपने फोर्स एक्सर्ट कर दिया। क्या एक्सर्ट कर दिया? फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है, कह रहा है कि भाई आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पहले इसका मोमेंटम P1 था, लेकिन फोर्स लगाने के बाद में इसका मोमेंटम P2 हो गया। और मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स लगाने से इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यही तो क्या है, अब इस सिचुएशन में यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, लेकिन वो थोड़ा सा चीजों को और मॉडिफाई करके बताता है। वो कहता है कि भाई पहले टाइम कितना था? सपोज करो टाइम कितना था? t1। बाद में टाइम कितना था? t2। हो सकता है 9 बजे की बात हो और ये 9:01 की बात हो, ठीक है ना। जस्ट टाइम का डिफरेंस हुआ है। हो सकता है 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, हो सकता है 2 सेकंड, ये 4 सेकंड। मतलब ये मोमेंटम चेंज होने में कुछ टाइम लगा है, राइट। तो अब इस सिचुएशन के लिए मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बेटा, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल माइनस कर दो, तो कितना आया? P2 माइनस P1। मोमेंटम कितना बना? P2 माइनस P1। और मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में ये मोमेंटम चेंज हुआ, पहले टाइम t1 था, बाद में t2 हुआ, तो चेंज इन टाइम कितना बना? t2 माइनस t1, राइट। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p2 माइनस p1। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p से हम लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? डेल्टा p से। आप इसको हम हर एक जगह कैपिटल P से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल P से कर दो डेल्टा p।
और ये टाइम चेंज इन टाइम कितना हुआ, डेल्टा टी, राइट। तो अब एक बात बताओ, ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, ठीक है। मैं इसको मतलब जब टाइम इंटरवल अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल हो जाए उस टाइम डेल्टा पी को मैं डीपी लिख सकता हूं और डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूं, डीटी, ठीक है भाई। ये डीपी भी तो चेंज इन मोमेंटम है और डेल्टा पी भी चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा टी भी टाइम है, डीटी भी चेंज इन टाइम है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जो ये टी1 से टी2 का जो टाइम है ना, ये टाइम बिल्कुल मतलब 0 के इक्विवेलेंट हो, जस्ट फोर्स लगाते ही मोमेंटम चेंज हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये उस सिचुएशन को लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, आप एक बार इतना नोट कर ले और उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये आपके एज ए रफ वर्क में करना है, इस डेरिवेशन से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एज ए रफ वर्क में आप एक बार इसको नोट कर लो, साइड में रफ वर्क में लिख लो, क्योंकि अब जो न्यूटन सेकंड लॉ के अबाउट में के बारे में जो मैं लाइन लिखूंगा ना, उसमें इसका यूज होना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। और वो मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, बेटा dp क्या चीज है, चेंज इन मोमेंटम, dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रीअरेंज करके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी, राइट। और आपको पता है सिंस मोमेंटम क्या चीज होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लिखोगे तो F इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दो तो ये क्या बना, K dp बाई dt, अगले स्टेप में पुट कर देंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू K d बाई dt, मोमेंटम को क्या लिख देंगे, मास इनटू वेलोसिटी। और मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंस जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन के पैटर्न से कांस्टेंट चीजें आ जाएगी बाहर, और साथ में आपको ये भी लिखना है k की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 एक्सपेरिमेंटली, या मतलब यहाँ k की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा f इज इक्वल टू 1 इंटू m, बाहर आ गया, अंदर बना dv बाई dt, अंदर क्या बना, dv बाई dt। और यहां से f इज इक्वल टू m, dv बाई dt क्या चीज होता है, एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू m। तो यहां से जो आप f इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला पढ़ते हो वो इस तरीके से आता है। एक और तरीके से मैं आपको भी जस्ट अभी बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया हो कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की है, ठीक है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, राइट। मतलब जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही क्या होगी, फोर्स की। एक बार इसको नोट करो, ठीक है। और ये आपका डेफिनेशन के साथ में ये वाला पोर्शन करना है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल वर्क और बताऊंगा, उससे हम सेम रिजल्ट को डिराइव करेंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो नोट करें इसको। अब इसी ये f इज इक्वल टू ma वाले डेरिवेशन है, इसको एक सिंपल से तरीके से और कर देते हैं, इक्वेशन वाला यूज करके मेथड उससे और बता देता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हो, जो आपने डेफिनेशन लिखनी थी वो नोट कर लिया, उसके साथ नोट में लिख लो, ठीक है। नोट में आप ये लिख सकते हो बेटा, जैसे सपोज करो कि आपके पास में क्या है, एक मास है, ठीक है। आपके पास में ये एक मास है और जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u। फिर आपने इस मास पे एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया और वेलोसिटी बन गई v, और ये कब हुआ, जब आपने इस मास पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो पहले मोमेंटम कितना था, p1, वो था mu,
बाद में मोमेंटम कितना हुआ mv। ठीक है, पहले टाइम जो था दैट टाइम वो 0 और बाद में जो टाइम बना वो कितना बना t, राइट। तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स के। इसको रीअरेंज करके मैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे F इज इक्वल टू के डेल्टा पी क्या चीज है? P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको टाइम T1 बोल दो, इसको टाइम T2 बोल दो, हमने T1 T2 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिखोगे सिंस जो k की वैल्यू कितनी है 1, तो k की वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P2। P2 को क्या लिख सकते हो? mv। P1 को क्या लिखोगे? mu। T2 को t, T1 को 0, ठीक है। और उसके बाद में आगे ये लिख रहे हैं हम F इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, अंदर बचा v माइनस यू, नीचे आया t माइनस 0t, ठीक है। अब आपको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v माइनस यू, यू इधर ले आया, इज इक्वल टू ए टी बचा, तो मैं t को नीचे ले आया, तो क्या हुआ? a। मतलब v माइनस यू बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? a, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? इसके बाद में F इज इक्वल टू m, v माइनस यू अपॉन में t, इसको क्या लिख सकते हो? a, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू ma। जो मेथड आपको ठीक लगता है, जिसमें आप कन्वीनियंट फील करते हो, आप उसी मेथड को यूज करें, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखना चाहते हो तो F इज इक्वल टू ma वेक्टर, ठीक है। तो ये इट वाज अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही F इज इक्वल टू ma आता है हमारे पास, ठीक है। नोट करें इसको। सो सेकंड लॉ का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो F होती है ये हमारे पास नेट फोर्स होती है, और A क्या चीज होता है? एक्सेलरेशन, राइट। अब फोर्स को मेजर करने की यूनिट की बात करेंगे। आपको पता है फोर्स को मेजर करने की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो अब हम इन्हीं यूनिट को ब्रॉड लेवल पे स्टडी करेंगे। तो एक तो आपका यूनिट बन जाएगा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या कहता है? कहता है कि आपके पास एक यूनिट मास है, मतलब 1 kg का मास है, ठीक है। और आपने क्या किया? उस पे कुछ फोर्स लगाई, ठीक है। कितनी फोर्स लगाई? यूनिट फोर्स लगाई, ठीक है। मतलब 1 न्यूटन की फोर्स लगी। कितनी लगाई? यूनिट मतलब 1 न्यूटन की फोर्स लगी। और ऐसा करने से इस मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो आप? देखो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, केजी वगैरह मत लिखो, ये न्यूटन वगैरह, क्योंकि हमें आगे सिस्टम ऑफ एसआई और सीजीएस की फॉर्म में बात करनी है। एब्सोल्यूट यूनिट में क्या कहता है? कहता है कि आप यूनिट मास में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दो। कितनी? यूनिट मास में 1 मास में 1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दो तो आपको फोर्स कितनी मिलेगी? 1, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फोर्स को क्या है? एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट मच फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन यूनिट मास। मतलब एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स किसको बोलेंगे? जब यूनिट मास में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो वो अपनी क्या होगी? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होगी, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स दो तरह से स्टडी करेंगे, एक एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस में, ठीक है। तो एसआई सिस्टम की हम बात करें तो एसआई सिस्टम में मास को मेजर करेंगे केजी में, तो यहाँ पे 1 केजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारी यूनिट एक्सेलरेशन लेनी है, यूनिट मास, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको जो फोर्स मिलेगी वो फोर्स क्या हो जाएगी 1 न्यूटन, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये जो फोर्स होगी इसको हम बोलेंगे 1 न्यूटन। तो आपको पता चल गया है 1 न्यूटन फोर्स को आप लिख सकते हो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में मास मेजर करते हैं ग्राम में, एक्सेलरेशन होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या है डाइन, तो 1 डाइन किसको बोलेंगे आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड लॉ से आप F इज इक्वल टू ma, मास आपका बना 1 ग्राम, एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स, इस फोर्स को आप बोलोगे 1 डाइन। तो 1 डाइन क्या बन जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 1 जी, जीएम नहीं 1 जी, ठीक है। तो 1 डाइन को आप क्या लिख सकते हो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट मच फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी ऑफ यूनिट मास विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो होती है किस सिस्टम के लिए, एसआई सिस्टम के लिए, और सीजीएस के लिए कितनी हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी सीजीएस में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन ये हो गई है। यूनिट को हम फिर एसआई में भी मेजर करेंगे और सीजीएस में, ठीक है। तो एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में आपको पता है मास किस में लेंगे हम केजी में, एक्सेलरेशन होगी कितनी लेनी है आपको, देखो अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना F इज इक्वल टू ma, मास कितना बना 1 kg, एक्सेलरेशन बनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस केस में ये जो फोर्स होगी ना इसको हम बोलेंगे 1 kg फोर्स, क्या बोलेंगे 1 kg फोर्स। तो 1 kg फोर्स को हम लिखेंगे 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको पता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 न्यूटन, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स को 9.8 न्यूटन लिख सकते हो, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और नोट लिख देता हूँ, आप इसको 1 किलोग्राम फोर्स लिखें या 1 किलोग्राम वेट लिखें, ठीक है, दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो मैं 1 किलोग्राम फोर्स लिखूं या 1 किलोग्राम वेट लिखूं, सेम थिंग है। सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम में जो आप मास मेजर करेंगे वो ग्राम में करेंगे, एक्सेलरेशन होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, और यहाँ सीजीएस यूनिट हम निकालेंगे F इज इक्वल टू ma, तो मास कितना है 1 ग्राम, एक्सेलरेशन कितनी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स कितनी है 1 डाइन। फोर्स को मेजर करेंगे डाइन में, ठीक है, सो नॉट इन डाइन, सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट में बोलेंगे 1 ग्राम फोर्स 1 GF, ठीक है। तो 1 GF किसके इक्वल होगी 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 GF को फर्दर आप 980, ठीक है, और ये आपका बना, यहाँ पे देखो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 डाइन लिख सकते हैं,
तो ये आ जाएगा, इसमें लिख सकते हैं हम इसको डाइन। तो 1 GeV 980 डाइन के इक्वल होती है, राइट। तो ये तो था यूनिट के अबाउट, इसको नोट करें एक बार। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स के अबाउट। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? इम्पल्स को हम सिंबल I या समटाइम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है? व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जब एक बहुत ज्यादा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है वो एक्ट करे फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स। तो लिखिएगा, इट व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर a small interval of time, right? तो उसको हम कहेंगे इम्पल्स, will be called as impulse, उसको हम इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। या फिर इम्पल्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इम्पल्स होता है ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और टाइम का। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। इम्पल्स को मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं, तो I इज इक्वल टू F इंटू टी, राइट। तो यहां पे हम SI यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? अब इसका एक और फॉर्मेट भी बनता है, आप इम्पल्स को ऐसे भी लिख सकते हो, I को मैं DI लिखता हूं, F और T को DFT ठीक है। तो इस ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इम्पल्स का, एक ये भी फॉर्मेट बनेगा, तो वो था सेम थिंग। और SI यूनिट की बात करें, इम्पल्स का आपको SI यूनिट फाइंड करना है तो बिल्कुल इजी है। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन टाइम की सेकंड, तो न्यूटन सेकंड SI यूनिट होगी। और CGS यूनिट हम फाइंड करें तो फोर्स का CGS यूनिट बनेगा डाइन, टाइम का क्या बनेगा? सेकंड, ठीक है। तो ये SI और CGS यूनिट आप अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ डायमेंशन की बात करें, आपसे पूछे जाते हैं कि इम्पल्स के डायमेंशन क्या होंगे, तो फोर्स के डायमेंशन कितने होते हैं? mL/t-2। टाइम का कितना बना? t, तो I इज इक्वल टू mL/t-1, ठीक है बेटा। तो ये तो क्या था, आपने इम्पल्स की SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला है वो आपने नोट कर लिया है, ठीक है। हो नोट करो, ठीक है, समझ लिया होगा आपने अच्छे से। अब हम इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। चलो हम सिचुएशन क्या लेते हैं, हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और स्टार्टिंग में टाइम t1 टाइम कितना है? 0। इनिशियली जो टाइम है वो कितना है? 0, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम कितना है? 0। और फिर इसी मास पे सपोज करो आपने फोर्स लगा दी F, फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है, राइट। वेलोसिटी क्या कर गई? चेंज। वेलोसिटी चेंज होने से यहाँ प्ले में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है? a, ठीक है। a इज द एक्सेलरेशन, F आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो है, राइट। तो इस केस में मैं आपसे ये कहूँ कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टाइम। इसी फॉर्मूले को मैं फर्दर एक्सपेंड करूँ तो फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ इनटू टाइम, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो वो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? पुट t इन इक्वेशन फर्स्ट। जो टाइम की जो वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर दूंगा। तो इम्पल्स को मैं क्या लिख पाऊंगा? m a, और t को क्या लिख पाऊंगा? v माइनस यू अपॉन में a, राइट। तो फिर मैं एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी m v माइनस यू, ठीक है। m
तो इसको मल्टीप्लाई करो, एम वी माइनस एम यू लिखोगे, आई इज इक्वल टू एम इंटू वी। देखो पहले इसका मोमेंटम कितना था P1 और P1 की वैल्यू क्या थी mu, बाद में इसका मोमेंटम कितना बना P2, कितना बना P2, और वो क्या होगा m इंटू वी, राइट। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो इम्पल्स किसके इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। इम्पल्स किसके आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। यही क्या बनेगा, इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन बनेगा, राइट। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार ये दोनों नोट करो, फिर इसके बाद में हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, इसके लिए एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, कोई ऐसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी अब एक बॉडी है, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है P1 है, जब टाइम कितना है 0, T1 टाइम कितना है 0, ठीक है। थोड़ी देर बाद में उस बॉडी पे फोर्स लगी, क्या लगी, इस बॉडी पे फोर्स लगी और उसका मोमेंटम कितना हो गया P2। पहले मोमेंटम कितना था P1 वेक्टर, बाद में मोमेंटम कितना हुआ P2 वेक्टर, ठीक है, चेंज हो गया मोमेंटम। और जब चेंज हुआ तो टाइम T2 कितना था T। ये बनाना चाहो तो ठीक है, मास और वेलोसिटी हर बार लिखनी जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लिखो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, देखो वो कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप ऐसा लिख सकते हो ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, ठीक है। और ये चेंज इन मोमेंटम है dp by dt, राइट। तो इस केस में जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाओगे तो कांस्टेंट किया आ जाएगा, ये बनेगा k dp by dt। और आपको पता है सिंस k की वैल्यू 1 है तो फोर्स को कितना लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो, फोर्स कितनी बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी 1 इंटू dp by dt, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F वेक्टर इंटू dt इज इक्वल टू dp वेक्टर। रीअरेंज करके आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dp वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dt, राइट। अब ये क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल मोमेंटम है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो और फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। ये एक एवरेज फोर्स हम लेते हैं इसको। तो अब इसके केस में आप लिखोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट, बिटवीन लिमिट मतलब बिटवीन लिमिट टाइम, टाइम कितना चेंज हो रहा है बेटा, टाइम T1 से टाइम कितना हो रहा है T2 चेंज। T1 टाइम 0 था, बाद में T2 टाइम T हो गया। T1 टाइम पे मोमेंटम कितना था P1, P1 मोमेंटम कितना था, P1 मोमेंटम को कितना लोगे, मोमेंटम को P1 ही लिख दो। जब टाइम T1 था तो मोमेंटम P1 था, बाद में मोमेंटम कितना हो गया P2, ठीक है। T1 टाइम पे मोमेंटम कितना था P1 और T2 पे P2। तो अब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, ये जो आपके पास इक्वेशन है dp, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। आप ये वेक्टर हटा सकते हो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे तो f dt ये लिख दो, ठीक है। तो मोमेंटम इनिशियल कितना था P1, बाद में कितना हो गया P2। टाइम इनिशियल कितना था 0, पहले टाइम कितना था T1, बाद में टाइम कितना हो गया T2। T1 टाइम कितना था 0, T2 टाइम कितना था T। ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, या 0 से T सीधा भी लिख सकते थे। तो dp का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, p लिमिट कितनी P1 से P2 इज इक्वल टू F बाहर निकाल लो, अंदर बचा dt, ठीक है। अब ये T1 T2 लिखना जरूरी नहीं है, या तो T1 T2 लिख दो या 0 से T लिख दो, ठीक है। मैं 0 से T लिख देता हूँ, राइट। तो उसके बाद में हमारे पास हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पहुँचने के बाद में p की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस में लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1, राइट। और उसके बाद में F t dt का इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा t, और t की लिमिट कितनी 0 से t।
तो P2 माइनस P1 ये क्या हो जाएगा, F t की जगह t पुट करोगे t आएगा, माइनस में t की जगह 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपका P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F इंटू टी। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F इंटू टी क्या है, इम्पल्स। तो ये वही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम के इक्वल दिखाओगे तो वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, नोट करें। अब हम इम्पल्स को ग्राफिकल मेथड से मेजर करेंगे बेटा। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, कोई एक बॉडी है उस पे हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें, तो उस केस में हम इम्पल्स ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक बॉडी पे वेरिएबल फोर्स है, पहले 10 न्यूटन, फिर 50, फिर 60, फिर 80, फिर 30, फिर 20, फिर 0 न्यूटन, लाइक इन दिस वे। तो अब एक केस हम ये वाला डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जब किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो जब किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा हो तो उसका ग्राफ की शेप कुछ ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन। आप ग्राफ को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कहीं से करो, मैंने एक ये बना दिया है, ठीक है। फोर्स और टाइम के बीच में हमें ग्राफ मिला, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ए बी है, सपोज करो ए बी एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पे टाइम एक्सिस पे मिलाऊं तो मेरे को एक टाइम की वैल्यू t1 मिलेगी और यहाँ पे टाइम की वैल्यू मिलेगी t2, राइट। ग्राफिकल पॉइंट ये C बनेंगे, ये D बनेंगे, ठीक है। और इसको मैं फोर्स एक्सिस से मिलाऊं तो यहाँ मेरे को एक फोर्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सिचुएशन कैसे होगी, मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो, अब ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, ठीक है, ABCD। अब इस रेक्टेंगल का मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को इम्पल्स मिलेगा। देखो कैसे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरिया अंडर FT ग्राफ। तो एरिया अंडर FT ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया अंडर FT ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर ABCD ग्राफ, राइट। तो एरिया इसका ABCD ग्राफ है, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। AB को लेंथ बोलूं और AC को ब्रेड्थ बोलूं तो क्या कैसे करेंगे, AB इंटू AC, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू ये वाली वैल्यू, T1 और T2 के बीच का डिफरेंस, तो ये कितना बना T2 माइनस T1। तो ये AB कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1, राइट। और AC की वैल्यू फाइंड आउट करो, AC की वैल्यू कितनी है, जितनी F की है। तो अल्टीमेटली जब मैंने एरिया अंडर FT ग्राफ फाइंड आउट किया तो मेरे को मिला फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है। तो F इंटू T2 माइनस T1 क्या चीज होगा, डेल्टा T, क्या चीज होगा, डेल्टा T। तो यहाँ पे मेरे को अल्टीमेटली मिला फोर्स और टाइम। फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो किसके इक्वल होंगे, इम्पल्स। तो जब भी आपको फोर्स और टाइम के बीच में कोई ग्राफ मिले किसी भी शेप का, आप उसके नीचे एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको वहां से इम्पल्स मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ FT ग्राफ आपको क्या बताएगा, हमेशा इम्पल्स। फिर यहाँ पे फिर मेरे पास दूसरा केस है, ये तो मैंने फोर्स कांस्टेंट ले रखी थी। हो सकता है यहाँ पे कोई टाइम T1 था तो फोर्स की वैल्यू 0 थी, फिर धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ी और फिर धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई, ठीक है, राइट। तो इस वाले केस में अब मेरे को जो ये अभी तो ये देखो फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ मिला है इसके अंडर एरिया फाइंड आउट करूंगा तब भी मेरे को इम्पल्स मिलेगा। लेकिन इसका एरिया मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है इस पे यहाँ पे दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, नियर बाई पॉइंट लेंगे, ठीक है। फिर इन पॉइंट को मैं फोर्स एक्सिस के साथ में टच करूं, ठीक है, वाई एक्सिस में मैंने फोर्स दिखाया है, तो यहां से कोई अपने को एक फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इस ग्राफ को मैं नीचे लेके आता हूं, ठीक है, बी को भी नीचे लेके आता हूं। तो ए वाली यहाँ पॉइंट सी होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ टाइम कितना मिलेगा, यहाँ टाइम कितना बोलूं, यहाँ टाइम सपोज करो मिला मेरे को T1। इसको आप
टाइम T1 T2 दिखा दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको T1 T2 टाइम दिखा दो। ये टाइम मेरे लिए कितना हो गया T3 और ये टाइम कितना हो गया T4। अब मेरे पास ये जो ग्राफ है एक स्ट्रिप बन गई है, एक क्या बन गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई है। अब मैं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करूं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो, लिखो एरिया अंडर एफटी ग्राफ, फोर्स और टाइम ग्राफ के बीच का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD स्ट्रिप। ये तो ABCD स्ट्रिप है ना, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए मेरे को AB को AC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब AB की वैल्यू कितनी है, जितनी CD की वैल्यू कितनी है, T3 माइनस T4। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, T3 T4 है तो टाइम ही ना, टाइम का डिफरेंस टाइम ही होगा। और AC की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ये फोर्स की वैल्यू है, जितनी वैल्यू किसके, फोर्स की, ये आ जाएगा F। तो अगेन मेरे पास कि मेरे को क्या मिला, टाइम और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ से भी मेरे को क्या मिलेगा, इम्पल्स। यहाँ से क्या मिलेगा, इम्पल्स। बट एक चीज का हमें ध्यान रखना है बेटा, देखो अब इसको हम आगे कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखो इस स्ट्रिप का जो T3 और T4 है, इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, बिल्कुल स्मॉल है, dt। मतलब क्या है, T4 माइनस T3 करूं तो वो मेरे को dt के इक्वल मिलेगा, मतलब एक स्मॉल टाइम, राइट। तो इस स्ट्रिप का एरिया हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से तो मैंने बता दिया कि इंपल्स आपको मिलेगा इस कंडीशन में भी। ठीक है, तो एरिया अंडर एफटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ टाइम T1 एंड T2, बिटवीन टाइम T1 T2, इस पूरे के बीच का हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, बिटवीन T1 एंड T2 टाइम। ये हमें इस पूरे का मतलब हमें निकालना हो, एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे, पहले हम एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या वैल्यू मिली थी, हमें मिली थी F इंटू T4 माइनस T3। ठीक है, तो F इज इक्वल टू T4 माइनस T3, ये बहुत कम टाइम, इनका डिफरेंस भी बहुत वेरी क्लोज टाइम है, तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा, dt होगा। इसको मैं dt पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, dt। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है, हमें तो क्या, हमें क्या करना है, ये पूरा एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन टाइम T1 से T2। तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन टाइम T1 T2, राइट। और एरिया ये किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। फोर्स टाइम का ग्राफ का एरिया निकालोगे तो इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या करोगे आप निकालने के लिए, ft टाइम T1 से T2। ऐसे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें। ओके, अब हमारे पास कुछ इम्पल्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है। तो लाइक आपने इम्पल्स के एग्जाम्पल देखे हो, तो जैसे कोई भी क्रिकेट मैच जब भी होता है तो उसमें प्लेयर होता है, जब भी वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को नीचे करता है, तो उससे क्या होता है कि वो टाइम को इंक्रीज करता है, जिससे इम्पल्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लाइक आपको पता है I इज इक्वल टू, फोर्स डिक्रीज हो जाता है, I इज इक्वल टू F इंटू टी होता है। F की वैल्यू निकालोगे तो I अपॉन में टी, तो टाइम इंक्रीज होगा तो उस प्लेयर के हाथों पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर क्या होता है, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जितने भी कार होती है उनमें सोकर्स वगैरह होते हैं। जैसे आपकी कार के टायर गड्ढे वगैरह में जाते हैं, पिच वगैरह में जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि आपको झटका लगता है, आपने देखा होगा। लेकिन जिस कार में अच्छी क्वालिटी के सोकर लगे होंगे तो वो सोकर क्या करेंगे, वो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, मतलब आप पे लगने वाले फोर्स के टाइम को वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उनको डिले कर देते हैं और उनको रिड्यूस भी कर देते हैं। तो डिले करने का मतलब क्या है, फोर्स I इज इक्वल टू F बाई टी होता है, टाइम अगेन इंक्रीज हो जाएगा तो आप पे लगने वाली फोर्स फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको इनकन्वीनियंसी फील नहीं होगी। ठीक है, फिर बोगीज आर प्रोवाइडेड विद बफर टू अवॉइड जर्क्स। लाइक आपने कभी भी ट्रेन के
जो कोचेज वगैरह देखे होंगे तो दो ट्रेन के कोच के बीच में एक रबर की लेयर देखी होगी, और उस रबर की लेयर में बेसिकली क्या रहता है, मतलब एक सोक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जब ट्रेन मूव करती है, ब्रेक वगैरह लगते हैं, तो उस टाइम पे जो जर्क वगैरह है उनको रिड्यूस किया जाता है और बाय इंक्रीजिंग देयर टाइम, लाइक ये सोकर वाला ही मैकेनिज्म होता है कुछ। फिर चाइना वेयर, जैसे आप देखते हो कि जो भी सेरामिक्स मटेरियल से बनने वाले जितने भी डे टू डे हाउस होल्ड जो थिंग्स है, यूटेंसिल्स हैं, तो उनकी जब पैकिंग की जाती है तो पैकिंग करते टाइम उनमें स्ट्रो वगैरह या वो उसमें क्या स्ट्रो में पैकिंग की जाती है उनकी, आपने कभी देखा हो। ठीक है, तो जैसे आप चाइना वेयर की पैकिंग खोलोगे तो उसमें कुछ या तो ज़्यादा ब्रांडेड है तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा जो सोप को एब्जॉर्ब करे। ठीक है ना, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन में इनको झटके वगैरह काफ़ी लगते रहते हैं तो चाइना वेयर बड़े फ्रेजाइल होते हैं, टूटने का डर रहता है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, जो स्ट्रो वगैरह होती है, ठीक है, घास फूस टाइप का होता है उस मटेरियल, उसमें क्या इनको पैक कर देते हैं ताकि मतलब इन पे लगने वाली फोर्सेस को पहले वो एब्जॉर्ब कर ले, और जो चाइना वेयर्स जो भी चाइना वेयर्स है उन पे फोर्स कम लगे। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। होपफुली आज के वीडियो में जितना भी मैंने आपको करवाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है और इम्पल्स वाला टॉपिक है, इन पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से एक बार रीड आउट कर लें जितना मैंने करवाया है, और आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी है, सभी का एक मिक्सअप करके आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, और फिर हम जल्दी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।